भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने के लिए जिन महान देशभक्तों ने हिंसा का सहारा लिया, जिन वीरों ने हिंसक क्रांति के द्वारा भारत को आज़ाद कराने की कोशिश की, उसमें वासुदेव बलवंत फड़के का नाम अग्रगण्य है। वासुदेव बलवंत फड़के को आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंसक क्रांति के द्वारा ब्रिटिश राज को समाप्त करने का निश्चय किया। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1845 ईस्वी को और 17 फरवरी 1883 ईस्वी को अंग्रेजों के कारागार में यानी जेल में फड़के का निधन हो गया था। फड़के की कर्मभूमि महाराष्ट्र और कोंकण का इलाका रहा। फड़के के विद्रोह को रामोसी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आइए वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में विस्तार से जानते हैं। फड़के की स्कूली शिक्षा पूना से हुई थी। पूना महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध शहर है जो बम्बई के पास स्थित है। बम्बई से 34 किलोमीटर दूर। प्रसंगवश ये भी वर्णन करते चले कि भारत में पहली ट्रेन बम्बई से पुणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चली थी। इसी पूना शहर में फड़के की स्कूली शिक्षा हुई थी। जब स्कूली शिक्षा समाप्त हुई तो इसके बाद फड़के ने मेडिकल कॉलेज बम्बई में दाखिला लिया। बम्बई, जिसे इन दिनों मुंबई के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में फड़के ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन फड़के के माता पिता के अत्यंत गरीब होने के कारण फड़के को अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कारण ये था कि मेडिकल कॉलेज की जो महंगी फीस थी वो फड़के के माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाए, उसका भार नहीं उठा सके और परिणाम ये हुआ कि फड़के को अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। इसके बाद फड़के जीवन संग्राम में कूद पड़े। फड़के ने नौकरी ज्वाइन की और उन्होंने नौकरी की सेना में। उन दिनों देश गुलाम था, इसलिए भारत की जो सेना थी वो ब्रिटेन की सेना ही थी। तो ब्रिटिश भारतीय सेना में फड़के ने नौकरी ज्वाइन की। सेना में उन्होंने लिपिक यानी कलर की नौकरी की। सेना में नौकरी करते हुए फड़के का सेना की गतिविधियों से परिचय हुआ। सामरिक महत्व की काफ़ी जानकारी भी उन्होंने हासिल की। फड़के जब सेना में नौकरी कर रहे थे तभी उनके दिमाग में भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करने की योजना का जन्म हुआ। फड़के के मस्तिष्क में ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत को अगर ब्रिटिश चंगुल से मुक्त कराना है तो इसके लिए हिंसक विद्रोह जरूरी है। फड़के के मन में उपजा ये विचार धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क पे हावी होता गया और एक दिन वासुदेव बलवंत फड़के ने सेना से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद उन्होंने अपना एक क्रांतिकारी दल गठित किया जिसमें महाराष्ट्र के युवाओं को भर्ती करने लगे। रामोसी या रामवंशी और कोलिये, इन दो जनजाति के लोगों से फड़के को बहुत अधिक समर्थन मिला। यद्यपि इसके पहले भी रामोसी और कोलिये जनजाति के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे और उन विद्रोहों में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, परंतु अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जनता में जो घृणा थी, अंग्रेजी राज के खिलाफ जो गुस्सा था, उसको फड़के ने प्रज्वलित करते हुए अपने दल में बहुत सरलता से बहुत सारे युवाओं को भर्ती कर लिया। फड़के के ओजस्वी भाषण, त्यागमय जीवन और आत्म बलिदान की भावना से सैकड़ों युवक देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो गए। फड़के ने ढेर सारा अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किया और अपने गुप्त दल के तरुणों को सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब और अधिक संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे तो फड़के को इस बात का स्पष्ट रूप से अंदाज़ा हो गया कि इन सभी को हथियार उपलब्ध कराने के लिए, हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है और तब फड़के ने देश की स्वतंत्रता के लिए धनिक लोगों से, धनिक भारतीयों से आर्थिक सहायता चाहिए, लेकिन अंग्रेजों का शोषण तंत्र
भारत के धनाढ्य लोगों के समर्थन से ही काफ़ी हद तक चल रहा था। इसलिए धनिकों ने फरके जैसे विद्रोहियों को सहायता देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। इसके बाद वासुदेव बलवंत फरके ने शस्त्र की कमी को पूरा करने के लिए, धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धनिकों और सरकारी धन को विशेष रूप से लूटना शुरू कर दिया। डाके डालने की कार्रवाई शुरू होने लगी। आमतौर पे वासुदेव बलवंत फरके जनसभाएं आयोजित करते और देश को स्वतंत्र कराने के लिए ओजस्वी भाषण देते। फरके ने एक जगह अपनी डायरी में लिखा था कि प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत स्नान करते, खाते और सोते मैं अंग्रेजों का किस प्रकार विनाश हो, इस प्रश्न पर विचार करते रहता हूँ। और इस तरह के क्रांतिकारी विचार और ओजस्वी भाषण का परिणाम था कि फरके के साथ युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ता चला गया। फरके की सेना की संख्या और शक्ति दोनों में तेजी से वृद्धि होती चली गई। रामोसी जाति के पूज्य नेता दौलत राम रामोसी से भी वासुदेव बलवंत फरके को काफ़ी मदद मिली। गोविंद राम दरबारे को वासुदेव बलवंत फरके ने सेनापति बनाया। फरके के संगठन के लोग वासुदेव बलवंत फरके को शिवाजी द्वितीय के नाम से संबोधित करते थे। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, फरके की इच्छा भी एक ऐसे ही स्वतंत्र भारत की स्थापना की थी, अंग्रेजी राज के विनाश की थी। वासुदेव बलवंत फरके संभवतः पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत को गणराज्य बनाने की कल्पना की थी। धीरे धीरे फरके के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। फरके की सेना की शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ गई और वो अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत क्षेत्र में आक्रमण करने लगे। सरकार के लिए वासुदेव बलवंत फरके को गिरफ्तार करना अत्यंत कठिन होता चला गया। वासुदेव बलवंत फरके के अनुयायी पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सरकारी खजाने इत्यादि पर आक्रमण करते, उन्हें लूटते, जेलों पर आक्रमण करते, बंदियों को मुक्त करा देते और बंदियों को फिर अपनी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते। आसपास के राज्यों जैसे निजाम के राज्य में से सुहेल और पठानों को भी फरके ने अपने दल में भर्ती किया। कुल मिला के फरके की योजना ये थी कि यथेष्ट धन प्राप्त किया जाए, सेना को संगठित किया जाए और सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया जाए। फरके जब विस्तृत क्षेत्र में धावा मारने लगे तो सरकार के लिए इसे बर्दाश्त करना असंभव होने लगा। ब्रिटिश सरकार की पुलिस और सेना के असमर्थ होने के बावजूद भी ब्रिटेन फरके की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था और अब प्रशासन किसी भी हाल में फरके को गिरफ्तार करने के लिए, फरके के मनोबल को तोड़ने के लिए तत्पर हो गया। इस बीच सन 1876 में फरके की सेना ने, फरके की अनुयायियों ने कई गांवों पर आक्रमण करके और अधिक धन प्राप्त किया। पूना जिला फरके के अनुयायियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन गया। इस बीच 10 मई 1879 को फरके के सैनिकों ने दौलत राम रामोसी के नेतृत्व में आसपास के कई क्षेत्रों को लूटा और आसपास के कई क्षेत्रों पर आक्रमण करके बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की। लेकिन दुर्भाग्यवश इस लूटमार में, इन्हीं युद्धों में दौलत राम रामोसी का निधन हो गया। दौलत राम रामोसी के निधन से रामोसी सेना को गहरा धक्का लगा और इसके बाद 3 जुलाई 1879 को हैदराबाद के ज़िले कलादगी में एक मंदिर में वासुदेव बलवंत फरके को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वासुदेव बलवंत फरके ने हालांकि अपने ओजस्वी भाषण से अपने अनुयायियों को संगठित किया था, लेकिन वो कोई ऐसा संगठन स्थापित करने में असफल रहे थे जो उनके विद्रोह को और आगे ले जाता। और यही कारण है कि वासुदेव बलवंत फरके के गिरफ्तारी के साथ ही उनकी सेना का संगठन पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया। वासुदेव बलवंत फरके पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास और निर्वासन का दंड दिया गया। वासुदेव बलवंत फरके को सरकार
बहुत भयंकर मानती थी और इसलिए उन्हें भारत के किसी जेल में न रखकर, यहाँ तक कि अंडमान के सिल्लर जेल में भी न रखकर, उन्हें अदन के कारावास में ले जाया गया और अदन के कारावास में भी उनको हथकड़ी पहनाकर कोठरी में बंद रखा जाता था। 12 अक्टूबर 1880 को वीर वासुदेव बलवंत फड़के ने जेल से भाग निकलने की कोशिश की। वे जेल से भाग भी निकले, लेकिन अदन के इलाके से बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें फिर से पकड़ लिया गया और इस बार उन्हें अधिक कड़ाई से जेल में बंद किया गया। इसके बाद 17 फरवरी 1883 को वासुदेव बलवंत फड़के नाम का ये वीर देशभक्त अदन के कारावास में ही मृत पाए गए। इस तरह वासुदेव बलवंत फड़के ने जो विद्रोह शुरू किया वो सफल नहीं हो पाया। अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने की उनकी कोशिश नाकामयाब रही। उनके निधन के कई दशकों के बाद भारत आज़ाद हो पाया। फिर भी फड़के की ये कहानी हमें ये प्रेरणा तो देती ही है कि मुश्किलें जितनी भी हो, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। कामयाबी न मिले तो भी अपने मकसद के लिए कुर्बानी देना भी अपने आप में गौरव की बात है। मृत्यु तो यूं भी आनी है, मौत तो एक दिन होनी ही है, लेकिन जीवन को किसी ठोस लक्ष्य के लिए कुर्बान कर देना संभवतः जीवन का सबसे बढ़िया इस्तेमाल है। वासुदेव बलवंत फड़के जैसे वीर देशभक्त को हमारा प्रणाम।